बात चैंपियंस की। अब से कुछ देर पहले टी20 विश्व विजेता टीम देश लौट आई है। जी हां, दिल्ली पहुंची टी20 विश्व विजेता टीम। बड़ी खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से होटल पहुंची टीम। 11 बजे खिलाड़ियों की पीएम से मुलाकात। शाम 5 बजे मुंबई में विक्ट्री मार्च। तो विश्व विजेता टीम की वतन वापसी और जोरदार स्वागत की तैयारी। अभी इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दिल्ली एयरपोर्ट से होटल पहुंची है टीम और 11 बजे खिलाड़ियों की पीएम से मुलाकात होगी। शाम 5 बजे मुंबई में विक्ट्री मार्च निकाला जाएगा और इस जबरदस्त जीत का जबरदस्त जश्न मनाया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके तमाम भारतीय खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलते हुए ये टीम पहुंच गई है होटल। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक अजय टीम की तरह टीम इंडिया ने खेला इस टी20 विश्व कप में, एक भी मैच नहीं हारी और फाइनल तक का सफर पूरा किया। उसने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है और ये खिलाड़ी खुशी से मैदान में झूम उठे। लेकिन अब बारी है देश में उनके स्वागत की। देश उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री से पहले टीम इंडिया के सभी सदस्यों की होगी मुलाकात और उसके बाद मुंबई में होगा जश्न। मुंबई में निकलेगा विक्ट्री परेड। तो लंबे समय बाद भारत ने यह चैंपियनशिप जीती है। 2007 में भारत ने टी20 का विश्व कप जीता था और उसके बाद से 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उसके बाद यह पहली बार है जब इस तरह की किसी ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा किया। दक्षिण अफ्रीका को हराया एक रोमांचक मुकाबले में। आखिरी गेंद तक लड़ाई चलती रही मैदान में, लेकिन भारतीय टीम ने अपना दम दिखाया और विश्व कप पर कब्जा कर लिया। और देखिए 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टीम इंडिया जो कि आईटीसी मौर्य होटल पहुंची, वहां पर स्वागत किया गया और आईटीसी मौर्य होटल से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, कैसे भव्य स्वागत की तैयारियां हैं और बताइए वहां पर हो क्या रहा है। देखिए, आईटीसी मौर्य की बात की जाए, जब इंडियन टीम वहां पे पहुंची थी तो उनका भव्य स्वागत किया गया था, ग्रैंड वेलकम किया गया। वहां पे लोग जो थे वो तालियां बजाकर जो टीम इंडिया है उनका स्वागत करते हुए नजर आए और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली। तकरीबन 6 बजे टीम इंडिया की फ्लाइट लैंड हुई थी। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास टीम इंडिया के खिलाड़ी बस में बैठ के निकले थे और उस वक्त काफी तादाद में जो फैंस थे वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रात तकरीबन 1 बजे से ही काफी तादाद में फैंस जो है वो एयरपोर्ट पे आ गए थे और बेसब्री से अपने खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि टी20 विश्व कप में जिस तरह से भारत ने सफलता हासिल की है, खिताब अपने नाम किया है, वो बेहद ही सराहनीय है। काफी गर्व है टीम इंडिया पर, क्योंकि एक बड़ा सपना जो भारत ने देखा था वो पूरा हुआ है। साल 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था और अब काफी इंतजार के बाद साल 2024 में ये खिताब हाथ लगा है। तो बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था। जिन लोगों ने मैच देखा तो उनका ये कहना था कि धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। जब 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे तो काफी डर लगा था, लेकिन अर्शदीप और साथ ही बात की जाए तो हार्दिक पांड्या और बुमराह की बॉलिंग ने कमाल करते हुए ये खिताब उनके नाम करवाया। साथ ही सूर्य कुमार की तारीफ करते हुए लोग थकते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा था वो बेहद ही काबिल तारीफ थे। मिलर ने जिस तरह से कैच पकड़ा गया था तो उस वक्त जो है पूरे उत्साह का माहौल था। तो लोग जो है उस एक एक पल को याद करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि पूरा मैच देखा था और इसी का इंतजार कर रहा था कि टीम इंडिया कब यहाँ पे लौटेगी और कब उन्हें देख। बिल्कुल विवेक, तो जो फाइनल का मुकाबला भी था साउथ अफ्रीका के साथ वो बेहद रोमांचक था और सूर्य कुमार का जो कैच है वो सभी को याद है क्योंकि वो विनिंग कैच साबित हुआ और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप हमारे नाम आया है। लगातार दिन भर हमारे इस पर कवरेज जारी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। अब बात करते हैं बाबा की। 42 घंटे हो गए लेकिन अभी भी बाबा सामने नहीं आए। रात में मैनपुरी आश्रम में पुलिस की टीम पहुंची है, दबिश दी है। बाबा के आश्रम में करीब 1.5 घंटे तक आश्रम के अंदर पुलिस की टीम रही। पुलिस ने कहा आश्रम में नहीं है बाबा। एक 120 से ज्यादा मौतों का गुनहगार सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि कहाँ है? अब तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है। कहा जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में छिपा है, लेकिन पुलिस तो यही कह रही है कि यहाँ कोई नहीं है। बाबा न कल यहाँ थे न आज यहाँ है। हाँ, 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर
वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। बीती रात करीब 11 बजे पुलिस की टीम मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में पहुंची थी, जिसमें एसपी राहुल मिठास और एसओजी की टीम समेत करीब 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। करीब 1 घंटे के बाद डीएसपी चंद्रकेश दोबारा आश्रम पहुंचे थे। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन वो बिना जवाब दिए चले गए। सर बस सिंपल सवाल, हम एक ही सवाल, सिंपल सर, आप एक ही सवाल, बाबा अंदर है। तो देखिए कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के हाथ अभी बाबा नहीं लगे। और हाथरस हादसे में फरार बाबा नारायण साकार को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। क्या कहना है उनके पुराने सहयोगियों का आपको सुनाते हैं। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ढोंगी पाखंडी के साथ अय्याश भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो चश्मदीद कह रहा है, जिसके पिता और वो खुद नारायण साकार हरि बाबा के सेवादार रह चुके हैं। इस चश्मदीद की आंखों देखी आपको सुनाते हैं। यहाँ पे वो लड़कियाँ जो काफ़ी कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सेक्स करता था और उनके साथ रिलेशन में रहता था। तो पापा ने ये देखा, सब पापा वहाँ से हट गए। मैं भी जाता था, छोटा था और इतना छोटा भी नहीं था, मैं सारी चीज़ें देखता था, जानता था। तो हम लोगों की कोई उसमें रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हम प्रधान थे गांव के, तो आराम से उसके पुराने आश्रम में जाते थे, आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। बाबा की अय्याशी की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। बाबा के सेवादार ने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला है। इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। तो पूर्व सेवादार को आपने सुना, और वहीं बाबा हरि सिंह के, साकार हरि के जो अनुयायी हैं, उनके पति राम सिंह की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। थे उनकी बेटी के साथ, जो बेटी उनकी वहाँ रहती थी, वो तो ये कहते कि मेरी बेटी है, परंतु समाज दृष्टि थे का भोले बाबा उनके साथ शादी करना चाहते हैं। और आगे ईश्वर जाने क्या रहा, उसके चक्कर में ये रहा कि डिप्रेशन में 2 लोग चले गए उनकी, और वो बेटी भी खत्म हो गई, पत्नी भी खत्म हो गई। तो जहाँ जाते थे बाबा उनके साथ रहती थी वो। और अब हम आपको बाबा के हैंडपंप के पानी के कथित चमत्कार वाला वीडियो दिखाते हैं। साथ ही सुनिए कैसे लोगों का अंधविश्वास उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। हाथरस के गुनाहगार बाबा साकार हरि के तमाम आश्रमों में से ऐसे ही हैंडपंप लाइन से लगे हुए हैं। बाबा दावा करता है कि इन्हीं हैंडपंप के पानी से वो लोगों की बीमारियों को ठीक करता था, और उसके भक्त भी उसे सच मानते हैं। हमारी भैंस थी, वो दूध नहीं दे रही थी 8 दिन से। तुमने के एक काम करो, घर से लोटा ले आओ, धुलवा के लाओ और जल ले जाओ, उनके ऊपर छींटना और उसके बाद दूध देगी। हमारे पिताजी ने वो ही किया, दूध देने लगे और उसी टाइम 8 लीटर दूध दिया। बिल्कुल फायदा होगा। आंखें मतलब जो घर की रोशनी चली जाती तो रोशनी तक सही बनेगी। आप ये जो हैंडपंप देख रहे हैं, ये यूपी के कासगंज में साकार हरि के पैतृक गांव के आश्रम में लगे हुए हैं, और बाबा के भक्त इससे निकलने वाले जल को चमत्कारी मानते हैं। हर चीज फायदा, तो निरोग रहता है पानी पी के। यहाँ पानी है ताकतवर इसका, कैसे हमने पिया है, हमारा बुखार भी ठीक हुआ है। यहाँ का पानी पीने से बुखार ठीक हो गया। ऐसा जैसे ये नल ना है पानी पीने के लिए, ठीक है, किसी ने प्रभु जी का नाम लेके और पानी पिया, उसको फायदा हुआ, तो उनकी इच्छा। लोगों को लगता है कि इस नल से पानी नहीं अमृत निकलता है, और लोग इस पानी को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते थे। यूपी में मैनपुरी में बाबा नारायण साकार हरि का बड़ा ही आलीशान महल जैसा आश्रम है। बाबा ने आश्रम का नाम रखा है व्हाइट हाउस। बाबा नारायण साकार हरि का आश्रम व्हाइट हाउस लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस है। बाबा ने व्हाइट हाउस को लग्जरी रिजॉर्ट की तरह बनवाया है। आश्रम में कई कमरे हैं, ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं हैं। ये 12 साकार हरि के मुख्य ठिकानों में से एक है। बाबा का व्हाइट हाउस करीब 21 बीघा में फैला हुआ है। आश्रम की बाहरी दीवारें 10 से 12 फीट ऊंची हैं, ताकि बाहर का कोई शख्स अंदर होने वाली किसी गतिविधि को ना देख सके। कितना विशालकाय ये व्हाइट हाउस है, जो कि बिछुआ गांव में है, और इसी में बाबा यहाँ अंदर अपनी फोर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ रहता है, सुरक्षा कर्मियों के साथ रहता है।
और सहारनपुर के बाद एटा के लोगों ने भी बाबा नारायण साकार हरि के खिलाफ गुस्सा जताया और कार्रवाई की मांग की। हाथरस हादसे में एटा के भी 27 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दिया है। एटा में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनमें बाबा नारायण साकार हरि को लेकर काफी गुस्सा है। बाबा पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसमें 116 मौतों का जिम्मेदार बाबा है। बाबा को इतना बड़ा आडंबर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाबा फरार हो गया तो बाबा तो दोषी है। बाबा फरार हुआ तो बाबा इसमें दोषी है। अगर बाबा दोषी नहीं होता तो बाबा फरार नहीं होता। बाबा की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी लोग मरे हैं, पूरी संपत्ति उनको दे दी जाए। और बाबा को लेकर एक और बड़ी खबर, हाथरस में जो हादसा हुआ इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव जांच आयोग के सदस्य हैं। रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य हैं। और अब बात नीट पेपर लीक की। जी हां, नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। पेपर लीक के किंगपिन अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद से गिरफ्तार हुआ आरोपी अमन सिंह। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट परीक्षा पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी अमन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अमन सिंह ही नीट यूजी पेपर लीक कांड का मुख्य साजिश करता है। सीबीआई को पेपर लीक में शामिल झारखंड में एक्टिव मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। नीट यूजी जांच के सिलसिले में सीबीआई की ओर से की गई यह 7वीं गिरफ्तारी है। जांच एजेंसी ने झारखंड के हजारीबाग से ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा झारखंड के एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं नीट परीक्षार्थियों को ठहरने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जहां से बिहार पुलिस ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की है। बिहार में दर्ज एफआईआर पेपर लीक से संबंधित है, जबकि गुजरात और राजस्थान में दर्ज एफआईआर परीक्षार्थी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के परीक्षा देने और धोखाधड़ी के बारे में है। नीट पेपर लीक केस के तारा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ रहे हैं। मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में छापेमारी की। झारखंड से गिरफ्तार हुए 6 आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच एजेंसी को कोलकाता के अमित कुमार का नाम पता चला है। जांच एजेंसी को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि अमित कुमार के तार पेपर लीक से जुड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि सीबीआई सर्च ऑपरेशन चला रही है। माना जा रहा है कि अमित के फ्लैट की तलाशी से नीट के मामले में और जानकारी मिल सकती है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक नीट के पेपर सबसे पहले हजारीबाग के एक केंद्र से लीक हुए थे। इस मामले में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। और बिहार में पुल ढहने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सारण में 2 पुराने पुल बह गए। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार में बारिश की मार से लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं। अब सारण में एक दिन में ही 2 पुल पानी में समा गए। इन दोनों पुलों के बीच की दूरी महज 1 किलोमीटर थी। पहला पुल ढोडनाथ मंदिर के पास गिरा। बताया गया है कि इस पुल को 10 साल पहले एकमा के पूर्व विधायक धूमल सिंह की निगरानी में बनवाया गया था। गंडक नदी पर बने इस पुल के टूटने से दोनों तरफ के गाँव का संपर्क टूट गया है। दूसरा पुल सारण गांव में स्थित था, जो बारिश की मार नहीं झेल पाया। अंग्रेजों के जमाने में बना ये पुल दर्जनों गांव को जोड़ता था। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर सरकार के मंत्री भी चिंतित हैं। कुछ पुल पुराने हैं और कुछ पुल में जहां कमियां पाई जाएंगी, अगर किसी तरह की कमी होगी तो निश्चित रूप से जो इसके लिए दोषी है उसकी एक प्रक्रिया है। अगर पदाधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। अगर एजेंसी में कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए हमला किया और कहा कि बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे। मुख्यमंत्री मौन, 2 उप मुख्यमंत्री गौण। 18 साल की एनडीए सरकार बताए दोषी कौन। बिहार में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए मीडिया को भ्रष्टाचार और अपराध नहीं दिख रहा है। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री जमा खान दावा कर रहे हैं कि पुल गिरने की घटनाओं से नीतीश कुमार बहुत परेशान हैं और वो लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। नेता खुद परेशान है, इस पे उन्होंने मीटिंग ले रहे हैं। जो भी होगा, कहीं गड़बड़ी तो है, जो गड़बड़ी करेगा वो बचेगा नहीं। जो भी लोग होगा तो कार्रवाई की जाएगी। पिछले 13 दिनों में 10 पुल टूटने से सिस्टम पर सवाल भी उठने लगे हैं।
रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत ऐसी है कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। रील्स की एक ऐसी सनक की जो रिपोर्ट है वो अब आपको दिखाते हैं। तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है। रील बनाने के लिए एक रईसजादा पेट्रोल पंप पर डीजल को पानी की तरह बहा रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पंप कर्मी पीछे खड़ा है और रईसजादा सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए डीजल की बर्बादी कर रहा है और फिर मूंछों को ताव दे रहा है। डीजल भरने के बाद रईसजादा गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल जाता है और सनरूफ पर चढ़कर टशन भी दिखा रहा होता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और साइबर सेल ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के कई शहरों में बारिश ने कहर बरपाया है। जयपुर जैसे शहर में जल जमाव से लोग बेहाल नजर। तस्वीरें जयपुर के सीकर रोड की है। सड़कों पर पानी है और पानी में फंसी गाड़ियां और तैरती मोटरसाइकिलें हैं। कई जगह 4 फीट तक पानी भर गया है और बड़ी गाड़ियों के अंदर पानी भी घुस गया है। ये आप देख सकते हैं कि पहली बारिश की ये तबाही है और किस तरीके से लोगों की परेशानी बन रही है। ये सीकर रोड है और सीकर रोड में आप देख सकते हैं तमाम जो ये चौपहिया वाहन है, ये कार है, ट्रॉली है और ट्रक है, यहाँ तक कि ट्रक तक यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये बंद हो चुके हैं, गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। बारिश के बाद हुए जल जमाव में कई परिवार भी फंसा रहा। कई गाड़ियों को रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश की गई। लोगों ने बताया कि वक्त रहते सीवर लाइन पर काम नहीं किया गया, लिहाजा शहर का ये हाल हुआ है। ये हर साल बारिश के अंदर पानी के अंदर इसी तरीके से रहता है। पॉइंट बनाए गए थे लेकिन इनको क्लियर करवाने का कार्य आज तक नहीं हुआ। कई घंटों से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और जो कार है, लोग अपनी कारों को यहाँ से जो है एक बड़ी रस्सी से बांध कर निकले हैं। ऑपरेशन जल राहत के तहत मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। यहां पर बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में सैलाब से बड़ी तबाही मची है। असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर के हालात बिगड़ रहे हैं, जहां लोगों को राहत पहुंचाने के लिए असम राइफल्स की टीम उतरी हुई है, जिसे ऑपरेशन जल राहत का नाम दिया गया है। ये टीम इम्फाल के पश्चिम और पूर्वी जिलों में बाढ़ के पानी को रिहायशी इलाकों में जाने से रोक रही है, साथ ही प्रभावित लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए हैं और इम्फाल के न्यू चेक ऑन और महाबली मंदिर इलाके में आपदा राहत की टीम तैनात की गई है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक इस इलाके से करीब 550 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। असम राइफल्स ने इम्फाल के कई नदियों के उफान को रोकने में कामयाबी हासिल की है। कई नदियों के किनारों को मजबूत किया गया है। जिन लोगों को बचाया गया उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल सहायता देने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना भी की गई है। मणिपुर के अलावा असम में बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के 20 जिलों के करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से चीन जैसा देश भी बेहाल है। दक्षिण चीन में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। दक्षिण चीन के आधे से ज्यादा शहर बाढ़ की जद में है। बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर पानी है। लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। मासूम बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घर के अंदर दाखिल होकर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। गाड़ियां डूब चुकी हैं। जियांगजिंग शहर में लगातार बारिश हो रही है। सिर्फ पिंगजियांग शहर के 2600 से ज्यादा पुल और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। सैलाब से 3,40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात ये है कि पिंगजियांग में लोगों से अपील की गई है कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा और खाने का सामान दान करें। जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जा रही है। 18 जून से लगातार हो रही बारिश के बाद चीन का ये इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि दक्षिण चीन में सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है। इन इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी शहर में दाखिल हुआ और देखते ही देखते एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। खबर कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बाद भारी तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात जुटे हुए हैं। उत्तर कैलिफोर्निया के जंगलों में 7 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आग लगी। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि देखने वाले सन्न रह गए। आग की लपटें आसमान छूने को बेताब है।
जंगल की आग अपना दायरा बढ़ा रही है। आसपास खड़ी गाड़ियां खाक हो रही हैं। आग बुझाने के लिए आसमान में हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन आग की लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। इस आग को थॉमसन फायर का नाम दिया जा रहा है, जो दोपहर से पहले लगी है और शाम तक कई किलोमीटर तक फैल गई। कैलिफोर्निया के बट्टे काउंटी के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात लगे हुए हैं। ओरोविले और उसके आसपास के लगभग 13,000 लोगों को यहाँ से हटाया गया है। जंगल में आग मंगलवार को लगी थी। कोशिश की जा रही है कि आग की लपटों को रिहायशी इलाकों में जाने से रोका जाए, लिहाजा हेलीकॉप्टर की सेवा भी ली जा रही है, जो आसमान से पानी बरसा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन आसमान से उठता ही धुएं का गुबार बता रहा है कि ये आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है।